नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में देव प्रकाश सिंह साहब हैं। पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं देव प्रकाश सिंह साहब, और हम इनसे कानूनी ज्ञान हासिल करते रहते हैं। देव प्रकाश जी, स्वागत है आपका। देखिए, मैं एक मसला समझना चाहता हूं आपसे। और जब लैंड डिस्प्यूट होता है या जिस वक्त जमीन की खरीद बिक्री होती है, तो ऐसे मसले बहुत निकलकर सामने आते हैं। और बिहार में तो अधिक ही ऐसे मुकदमे होते हैं। मुकदमा क्या होता है कि किसी जमीन का सौदा होना है। जमीन के सौदे के लिए जो जमीन का मालिक है, उसने एग्रीमेंट किसी के नाम किया। एग्रीमेंट की मियाद, एग्रीमेंट की जो अवधि है, टाइम है, वो 3 महीने की रही कि इस 3 महीने में आपको इतना इतना भुगतान करना है। लेकिन शिकायत ये आ जाती है कि एग्रीमेंट अभी खत्म नहीं हुआ या एग्रीमेंट तुरंत खत्म हुआ। इस बीच जो लैंड ऑनर है, जमीन का मालिक है, उसने जमीन की रजिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर दी, जमीन को बेच डाला। अब विवाद शुरू हो जाता है, जिसने एग्रीमेंट कराया था और जो जमीन बेचने वाला है। यह मुकदमा जो होता है, इसमें लैंड एग्रीमेंट हुआ, सेल एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। क्या उसे जमीन की रजिस्ट्री करने का हक प्राप्त था या जमीन की रजिस्ट्री कर देने का हक प्राप्त था दूसरे के नाम से? देखिए, सेल एग्रीमेंट अगर बन गया जी, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ये जो 1,000 रुपए के स्टाम्प पर जो लोग कराते हैं, जी, उस एग्रीमेंट का लीगल वैल्यू नहीं है, केवल उसका एक डॉक्यूमेंट्री वैल्यू हो सकता मतलब है। 1,000 रुपए के स्टाम्प पर जो एग्रीमेंट होता है, उसका लीगल वैल्यू उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं कोर्ट है। में स्टैंड नहीं करेगा। जी, कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। आप उससे जब भी सेल एग्रीमेंट करावें, उसको रजिस्टर्ड करवा लें। बहुत पैसा लगता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने में। नहीं, पैसा एक पैसा भी नहीं लगता। जी, कहिए क्यों नहीं लगता है? जी, आप जो सेल एग्रीमेंट में मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपया दिया जी, और रजिस्ट्री का चार्ज 3,00,000 रुपया है, तो 1,00,000 रुपये माइनस हो जाएगा। फिर एक्चुअली कॉस्ट तो वही रह गया ना, एक पैसा भी नहीं लगा आपको अलग से। जो 3,00,000 रजिस्ट्री कॉस्ट है, उसमें 1,00,000 माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये सब जगह केवल बिहार में थोड़ा देखो प्रैक्टिस में नहीं रखे हुए हैं। हाँ, जो भी आप सेल एग्रीमेंट में चार्ज पैसा लगता है, सर जो चार्जेस लगेंगे, वो सारे जब सेल रजिस्ट्री करेंगे तो वो पैसा आपका डेबिट हो जाएगा। जी, तो आपको पैसा लगा नहीं उसमें। तो आपने कह दिया 1,000 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, उसको उस स्टाम्प नॉन जुडिशियल, उसका नाम है नॉन जुडिशियल स्टाम्प। जी, तो जुडिशियल तभी होगा जब उसको आप रजिस्टर्ड करवा लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, उस एग्रीमेंट के आधार पर ही लोग मान लेते हैं कि मैं जमीन का मालिक हो गया और जमीन का मालिक है जो दूसरे को नहीं बेच सकता है। क्या वो बेच सकता है? यह बेईमानी नहीं है, अमानत पे ख़यानत नहीं है? देखिए, अमानत ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का सजा बहुत ज्यादा नहीं है, जी, वो छोटा मोटा सजा होता है। उसमें आदमी 420 का केस जाके कर सकते हैं उसके ऊपर कि 420 होने में एग्रीमेंट किया और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर लिया, जिसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हो गया, इसलिए इन्होंने। लेकिन उसमें यह भी है, एग्रीमेंट में 3 महीने के अंदर पेमेंट करना था और आपने 3 महीना क्रॉस कर गया, कोई एक्सटेंशन भी नहीं लिया है, आपने देखा पेमेंट नहीं किया, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप इतने दिनों पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो अग्रिम भुगतान है वो सख्त कर लिया जाएगा। तो उसके बाद अगर आदमी रजिस्ट्री करता है तो उस पर कोई दोषारोपण नहीं है। कई एक बार क्या होता है, एग्रीमेंट तो कर दिया, एग्रीमेंट करने के बाद कुछ ज्यादा पेमेंट का ऑफर कर दिया सेलर को, तो वो आदमी चुपके से, लोभ तो बहुत बड़ी चीज है, वो बेच लेता है, किसी दूसरे बायर ने कर दिया। तो वैसे हालत में जो समझदार आदमी वो क्या करता है, जो एडवांस आपने लिया है सेल एग्रीमेंट में, उसको वापस कर दिया और एग्रीमेंट को फाड़ करके फेंक दिया कि भाई आपसे हम नहीं बेचेंगे, हमारा डील इससे हो गया। एक तो वो हो गया। अगला आदमी लड़ने को तैयार हो गया कि नहीं हम लड़ेंगे, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, तब तो केस चलेगा। चलिए, आपने कहा कि जो एग्रीमेंट है उसके रूप क्या होते हैं, जो 1,000 का स्टाम्प पेपर और रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपर। देखिए, जमीन खरीदने 2-4 बार जरूर देख लेना चाहिए कि जमीन पर कोई कर्ज तो नहीं है। जी, उसके लिए नॉन इनकम्बरेंस आप ले लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस से, या कहीं पता कर लीजिए कि इनके ऊपर कोई कर्ज तो पहले से नहीं चल रहा है, कहीं लियन तो नहीं है। मान लीजिए कहीं उसने मॉर्गेज करके लोन ले लिया, अब वो जमीन को बेच दे रहा है, एक तो घटना वो। दूसरी, जमीन जो आप बेच रहे हैं उस जमीन का वो मालिक है कि नहीं। जमीन का मालिक केवल कवाला का पेपर आप हाथ में लेके दिखा दिए कि ज्ञानेश्वर बादशाह जी के नाम से जमीन का हम मालिक हैं, उससे मालिक कोई नहीं होता। आपको टाइटल दिखाना पड़ेगा। टाइटल दिखाना पड़ेगा मतलब जमीन आपके पास आई कैसे, जिसने बेचा उसके पास अधिकार था कि नहीं था, उसके कम से कम 3-4 ऊपर ट्रांजेक्शन देखिए। म्यूटेशन कि जब नहीं, म्यूटेशन तो सिंपल सा चीज है, वो तो जस्ट गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं, उसके म्यूटेशन आप कराते हैं, दाखिल खारिज का नाम दिया हुआ है। मैंने ये कहा कि आप जो पहले जो जमीन आपने किसी से खरीदा, उसके पास जमीन खातियानी हुई है, कहीं माता पिता से इनहेरिटेंस में आई, उसके पास भी कहीं और से जमीन आई होगी, वो 2-4 पीढ़ी आप देख लीजिए ट्रांजेक्शन की कैसे जमीन आया। कहीं उसमें से अगर बीच में कहीं लिंक टूटा हुआ है, कहीं गलत आ गया है जमीन, जिसके पास अधिकार नहीं है उसने उसको बेच दिया है, तो वो जमीन दूषित मानी जाएगी और उसके जो रजिस्ट्री करा भी लेंगे तो फिर रजिस्ट्री कैंसिल होगा ऐसे हालत में। चलिए, आपने एग्रीमेंट की बात करी, लेकिन मैं यह भी देखता हूं और ऐसे मसले भी सामने आते हैं
कि जो लैंड के ऑनर हैं उन्होंने किसी कारणवश पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के पास था और जमीन बेचने का अधिकार दिया हुआ था, लेकिन इस बीच जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था उन्होंने खुद ही जमीन बेच दी और पावर ऑफ अटॉर्नी वाले ने भी जमीन किसी और को बेच दी। इसमें क्या होगा? पहले तो एक चीज समझ लीजिए, एक सवाल और आप कर रहे थे कि पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको वकालतनामा हम लोग कहते हैं अपने भाषा में, उसको पावर ही दिया जाता है जी। पावर, लेकिन जमीन के पावर थोड़ा दूसरे ढंग का होता है। पावर जो दे सकता है वो पावर ले भी सकता है। पावर देने वाले के हाथ में ऑलवेज शक्ति होती है कि जो पावर हम किसी को दे रहे हैं उसको विड्रॉ बिना बताए उसको तो बता ना बताइए भाई विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर सकता है। एक, अगर मान लीजिए आपने पावर दे दिया, कल को लगा कि भाई पावर विड्रॉ कर लेंगे, या पावर आपने दिया है और खुद आके आपने रजिस्ट्री कर दिया, तो कोई जरूरत नहीं, आप अपने रजिस्ट्री खुद आप कर सकते हैं। लेकिन जब पावर आपने दे दिया, विद इन दैट वैलिडिटी ऑफ दैट पावर ऑफ अटॉर्नी उसने किसी को रजिस्ट्री कर दिया और आपको पता नहीं चला और फिर आप आकर रजिस्ट्री कर देंगे, तो पावर ऑफ अटॉर्नी वहां प्रिवेल कर जाएगा। अच्छा, वो प्रिवेल कर जाएगा। हाँ, ठीक है। तो जो लैंड जो बायर है वो तो फंस गया बेचारा, वो फंस जाएगा। हाँ। उसको फिर जाके 420 केस करे, रिकवरी ऑफ मनी करे, डैमेज करे, वो सब चीज करके पैसा ले अपना जाकर। तो ऐसे मसलों में सावधानी कैसे बरते? क्या हमें कैसे पता चले कि इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे रखा है या इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी वापस ले लिया? इसमें तो एक जो हेल्डिट लिखाते हैं उसमें लिखवा देना पड़ता है कि हमने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया है। अगर हमने दिया है और किसी से कोई खंडित होगी हमारा रजिस्टर्ड डीड, इसका इतना हर्जाना है, वो पेमेंट करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो अपना कोई प्रॉपर्टी बेच के करेंगे, ये तो जरूर एक क्लॉज लिखवा लीजिए हर एक के साथ। एक नंबर 2, रजिस्ट्री ऑफिस से एक बार जाके पता कर लीजिए कि किसी और के नाम पर ट्रांसफर तो नहीं है, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं है। वो सब रजिस्ट्री पता लगता है, थोड़ा मेहनत करेगा, हम वकीलों को थोड़ा पैसा दिया करिए, हम लोग पता करके शुद्ध कर देंगे, वैक्सीनेट कर देंगे तो फिर शुद्ध जमीन लिया करिएगा तो प्रॉब्लम नहीं। पावर ऑफ अटॉर्नी देने की प्रक्रिया क्या? जैसे आपने कहा कि 1000 के स्टाम्प पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी भी रजिस्टर्ड होता है? रजिस्टर्ड होता है रजिस्ट्री ऑफिस में। और अब तो सरकार ने एक रूल कर दिया कि जो ब्लड रिलेशनशिप है वही उसी को अब दे सकते हैं, पहले वाला नियम खत्म हो गया। अच्छा, अब बिहार सरकार ने नियम लगा दिया है कि जो आपका वजह से बेटा है, बेटी है, आपकी बहन है, जो जिससे आपका ब्लड का रिलेशनशिप है जी, आप उसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। मतलब ज्ञानेश्वर देव प्रकाश सिंह साहब को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे सकते, अपने स्टाफ को नहीं दे सकते। अच्छा, पहले लोग दे देता था, पहले बड़े बड़े मालिक लोग थे, अपने किसी मैनेजर को, किसी गुमस्ता को अपना दे दिए पावर जमीन उनका। लेकिन बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो तो पावर ऑफ अटॉर्नी देती हैं अपने नियंत्रण में जो रहने वाले प्राधिकारी। कंपनी एक्ट से गाइडेड। अच्छा, कंपनी एक्ट से गाइडेड। अच्छा, वहां दिया जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं दिया जा सकता है। तो आपने समझा। देखिए, विवाद बहुत ही अधिक होता है कि एग्रीमेंट हमने कराया था, जमीन किसी और ने खरीद ली, जमीन के मालिक ने जमीन बेच दी, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और के पास था, बेचा किसी और ने। तो क्या सावधानी बरतें और कहां किस तरीके से जमीन खरीदें जिससे आपको साफ सुथरी जमीन मिले, जहां आप आशियाना बना सकें, जहां आप दफ्तर बना सकें, यह आपने समझा होगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।